नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सुनहरी कहानियां में। आज की कहानी है नई नौकरी, जिसकी लेखिका मन्नू भंडारी जी हैं। आइए कहानी पर प्रकाश डालते हैं। टाई की नॉट ठीक करते हुए कुंदन आदेश देता जा रहा था। सोफे का कपड़ा कम पड़ गया है, तुम खुद लाकर दे देना। इनके जिम्मे कर दिया तो समझो सब चौपड़। दरवाजे खिड़कियों का वार्निश आज पूरा हो जाना चाहिए। और देखो, प्लम्बर आएगा तो जहां जहां के नल और पाइप खराब हो सब ठीक करवा लेना। रमा पीछे खड़ी सामने के आईने में पड़ते कुंदन के प्रतिबिंब को देख रही थी। उसे लग रहा था नई नौकरी के साथ कुंदन की सारी पर्सनैलिटी ही नहीं, बात करने का लहजा तक बदल गया है। कितना आत्मविश्वास आ गया है उसके व्यक्तित्व में, रौब जैसे टपक पड़ता है। होठों के कोनों में चुरुट दबाए जाने से पहले उसने सारे घर का एक चक्कर लगाया। यह भी रोज का एक क्रम हो गया था। पीछे के बरामदे में दर्जी सोफे के कवर सिल रहे थे। कुछ दूर खड़ा मिस्त्री छोटे छोटे टिनों में वार्निश तैयार करते लड़के को कुछ आदेश देता जा रहा था। कुंदन को देखकर उसने सलाम ठोका। अब्दुल मियां, काम आज पूरा हो जाना चाहिए। तुम्हारा काम बहुत स्लो चल रहा है। काम भी तो देखिए सरकार, समय चाहे 2 दिन का ज्यादा लग जाए, पर आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं साहब काम की क्वालिटी पर। अच्छा अच्छा, कुंदन लौट आया। ड्राइंग रूम के पार्टीशन पर नजर पड़ते ही कहा, इंटीरियर डेकोरेटर्स वालों के यहां जरूर फोन कर देना। यह पार्टीशन बिल्कुल नहीं चलेगा। डिजाइन क्या बताया था, बनवा क्या दिया? रविश। कुंदन गाड़ी में बैठा। रमा उसको छोड़ने के लिए सीढ़ियों पर खड़ी थी। उसे लगा जाने से पहले एक बार वह फिर सारे आदेशों को दोहराएगा, पर नहीं। गाड़ी स्टार्ट करके खिड़की से जरा सा हाथ निकालकर हल्के से हिलाते हुए कहा, अच्छा बाय। तो इसे ख्याल आया, यह तो उसकी आदत थी कि गाड़ी में बैठकर चलने से पहले वह नौकर के सामने बताए हुए सारे काम फिर से दोहरा दिया करती थी। तब कुंदन हंसता हुआ कहता था, बस भी करो यार, अब कितनी बार दोहराओगी? तुम इतनी बार कहती हो। इसी से वह बड़बड़ा जाता है। गाड़ी लाल बजरी की सड़क पर तैरती हुई फाटक से बाहर निकली और दूर होती हुई अदृश्य हो गई। रमा को लगा जैसे कुंदन उसे पीछे छोड़कर आगे निकल गया है, बहुत आगे, जैसे वह अकेली रह गई है। 1 महीने पहले भी कुंदन के साथ निकला करती थी। कुंदन उसे कॉलेज छोड़ता हुआ ऑफिस जाया करता था। पर अकेलेपन की यह अनुभूति तभी तक रहती जब तक वह पोर्टिको में खड़ी रही। जैसे ही फ्लैट का दरवाजा खोलकर वह भीतर घुसती, लगदग फर्नीचर, शीशों के दरवाजे और खिड़कियों पर झूलते लंबे लंबे पर्दे, मिस्त्रियों की खटपट, नए नए डिस्टेम्पर और वार्निश की हल्की सी गंध के बीच न जाने कहां डूब जाती। काम की एक लिस्ट उसके पास होती, जिन्हें उसे पूरा करना होता। काम करते मिस्त्रियों को देखना होता, मार्केट के 1-2 चक्कर लगाने होते, और यह सब करते करते शाम हो जाती। तभी फोन की घंटी बजती है। फोन उठाकर उसने नंबर बोला। कौन? मिसेस बर्मन? कहिए कहिए, क्या खबर है? मिसेस बर्मन शिकायत कर रही थी। कॉलेज छोड़े महीना हो गया, एक बार सूरत तक नहीं दिखाई। आउट ऑफ साइट? अरे नहीं नहीं, रमा ने बात बीच में ही काट दी। उसने थोड़ा सा झुककर कहोनी मेज पर टिका ली। उल्टे हाथ में पेंसिल लेकर वह फोन का संदेशा लेने के लिए जो पैड रखा था उस पर यूं ही आड़ी तिरछी लकीरें खींचने लगी। आज लंच के समय आओ ना, साथ बैठकर खाएंगे। तुम्हारे चले जाने से हमारा डिपार्टमेंट तो सूना ही हो गया है। लंच के समय तो तुम्हें बहुत मिस करते हैं, और एक तुम हो कि जाने के बाद खबर तक नहीं ली। क्या बताऊं, इस नए घर को ठीक कराने के चक्कर में इतनी व्यस्त रही कि इधर आ ही नहीं सकी। अच्छा ये बताइए, सुधा, मालती, जयंती सब कैसी हैं? कहा ना आज आ जाओ, सबसे मिल भी लेना और खाना भी साथ हो जाएगा। आज? और एक क्षण और एक क्षण को मन के भीतर सारी कामों की लिस्ट सी तैर गई। आज तो संभव नहीं हो पाएगा मिसेस बर्मन। क्षमा याचना के से स्वर में वह बोली, बस 1 सप्ताह और ठहर जाइए, फिर अपने इस नए घर की पार्टी दूंगी। देखिए अपनी रमा का कमाल।
देखेंगी तो समझेंगी कि 1 महीने तक क्या करती रही। फिर और 2-4 इधर उधर की बातें की और हल्की फुल्की सी मजाक हुई और रमा ने फोन रख दिया। फोन रखने के बाद नए सिरे से इस बात का बोध हुआ कि कॉलेज छोड़े उसे 28 दिन हो गए। जाना तो दूर, उसे कभी ख्याल भी नहीं आया वहां का। आश्चर्य के साथ साथ उसे थोड़ी सी भी ग्लानि नहीं हुई। वह क्यों नहीं गई, कैसे रह सकी इस कॉलेज के बिना। आज बर्मन का फोन नहीं आया होता तो पता नहीं और कितने दिनों तक उसे उधर का ख्याल नहीं आता। क्या सचमुच वह बड़े अफसर की बीवी बन गई है। उसे मजाक में कसा हुआ जयंती का रिमार्क याद आया। एकाएक मन हुआ कि अभी चल पड़े, एक बार सबसे मिल आए। मना करने के बाद पहुंचकर वह सबको सरप्राइज दे देगी। उसने रसोई में जाकर 10-12 आलू के पराठे और चाट तैयार करने को कहा। ये दोनों चीजें वहां सबको बहुत पसंद थीं। सारे डिपार्टमेंट में वह और मिसेस बर्मन ही विवाहित थीं। बाकी सब कॉलेज हॉस्टल में रहती थी और अच्छी अच्छी चीजें खाने की उनकी फरमाइश बनी ही रहती थी। उसे अपनी फेयरवेल पार्टी भी याद आ गई। 10.5 साल की सर्विस थी। प्रिंसिपल ने अनेकों शुभकामनाओं के साथ फूलों के एक बड़े से गुलदस्तों के बीच पार्कर पेन का एक सेट रख कर दिया था। मिसेस चोपड़ा, आप इसी पेन से अपनी थीसिस पूरी करिए। जब भी वापस आने का मन हो बिना किसी संकोच के चली आइएगा। यहाँ आपका हमेशा ही स्वागत है। उसके डिपार्टमेंट की सभी लेक्चरर्स गाड़ी तक छोड़ने आई थीं। भाई रमा जी, कॉलेज भले ही छोड़ दीजिए पर लंच के समय खाना लेकर जरूर आ जाया करिएगा। तो उसकी आंखें नम हो गई थीं और चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ गई थी। तब उसे कुंदन की बात याद आ गई। तुम वहां पढ़ाने जाती हो या खाने? फोन पर भी जब तुम लोगों की बातें होती हैं तो हमेशा खाना ही डिस्कस होता है। उसने केवल उन लोगों से नहीं कहा था बल्कि मन में भी सोचा था कि लंच के समय वह कॉलेज चली जाया करेगी। आखिर उसे भी तो अपने को कॉलेज से एकदम काट लेने में काफी कष्ट होगा। इस तरह धीरे धीरे तो फिर भी तो क्या, कुंदन ने ठीक ही कहा था। कॉलेज छोड़ने का निर्णय लेकर वह चुपचाप रो रही थी और कुंदन उसे समझा रहा था। मैं कह रहा हूं, तुम्हें कतई अकेलापन नहीं लगेगा। तुम जरा भी कमी महसूस नहीं करोगी। रदर यू विल फील रिवील्ड। कितना स्ट्रेस है आजकल तुम पर। कुंदन को एकाएक विदेशी कंपनी में इतनी बड़ी नौकरी मिल जाएगी इसकी आशा औरों को चाहे रही भी हो, कुंदन को बिल्कुल नहीं थी। डॉक्टर फिशर से पिछले 8 साल से उसके संबंध थे, विशुद्ध व्यावसायिक संबंध। उनकी प्रशंसा और सद्व्यवहार को भी वह व्यावसायिक और औपचारिकता से अधिक कुछ नहीं मानता था। पर 10-12 दिन तक केवल जश्न ही मनाया जा रहा था रमा और कुंदन ने। पैसों की उसे इतनी लालसा नहीं थी, पर मारवाड़ी कंसर्न का काम उसके टेम्परामेंट के बिल्कुल अनुकूल नहीं था। रमा इस नए माहौल से नितांत अपरिचित नहीं थी। क्लब, डांस, डिनर, कॉकटेल, यह सब वह बचपन से देखती आई थी। पर बस देखती ही आई थी, उसमें अपने को एडजस्ट नहीं कर पाई थी। डॉक्टर फिशर ने कुंदन को नौकरी ही नहीं दी थी। धीरे धीरे उसकी सारी जिंदगी का पैटर्न भी तय कर रहे थे। उसे 2-3 क्लबों का मेंबर बनना पड़ा। आए दिन दूसरी कंपनियों के बड़े बड़े अफसरों को एंटरटेन करना पड़ता। विदेशियों को हिंदुस्तानी खाना खिलाने के बहाने उसे घर में भी बड़ी बड़ी पार्टियां करनी पड़ती। और 3 महीने पहले उसे कंपनी की ओर से यह फ्लैट मिल गया। उसने सोचा वह अपने इस नए घर को निहायत ही ओरिएंटल ढंग से सजाएगा। विदेशियों के लिए तो यही नवीनता होगी। पर घर के लिए नया फर्नीचर बनवाने, चुन चुनकर चीजें खरीदने के लिए दोनों में से किसी के पास टाइम नहीं था। कुंदन चाहता था यह काम रमा को करना चाहिए। उसकी रुचि बहुत अच्छी थी, यूं भी यह काम उसी का था। फिर उसकी सुरुचि और सुघड़ता के तो हल्ले भी थे मित्रों के बीच, पर रमा के पास समय ही नहीं रहता। सवेरे उठकर वह बंटी को तैयार करके स्कूल भेजती, फिर खुद तैयार होती। तैयार होते होते ही वह नौकर को आदेश दे जाती, सारे दिन का काम समझाती। नाश्ता करते करते वह अपना लेक्चर तैयार करती। तैयार तो क्या करती, बस सूंघ भर लेती। फिर 9 बजे कुंदन के साथ ही निकल जाती। 3 के करीब वह लौटती, थोड़ा आराम करती और फिर शाम की तैयारी। बाहर जाना नहीं होता था
तो घर में किसी का आना रहता था। रात 11 साढ़े 11 पर वह सोती तो थक कर चूर हो जाती। कुंदन को उस समय हल्की सी खुमारी चढ़ी रहती। कहता, डोंट बी सिली, पार्टी में कैसे थक जाती हो, गाड़ी में बैठकर जाती हो, खाना पीना हंसी मजाक इनमें भी कहीं थका जाता है। गाड़ी में बैठकर ले जाता हूँ और गाड़ी में बैठकर ही लाता हूँ। रमा तब केवल सूनी सूनी आंखों से उसे देखती रहती। मन की भीतरी परतों पर हिस्ट्री के वे टॉपिक्स तैयार रहते जो उसने कल पढ़ाने होते और जिन्हें वह जबरन ही दिमाग से बाहर ठेलने का प्रयास करती। कुंदन उसे बताता रहता कि डॉक्टर फिशर उससे कितने खुश हैं, कितना इम्प्रेस करके रखा है उसने। एकाएक ही उसे अपना भविष्य बहुत उज्जवल दिखाई देने लगा। पता नहीं थकान के कारण या किसी और वजह से वह उतना उत्साह नहीं दिखा पाती तो कुंदन बिगड़ पड़ता। क्या बात है, देखता हूं तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है मेरे में। क्या बेकार की बातें करते हो, मुझे नींद आ रही है। कभी कुंदन फोन पर कह देता कि ठीक 7 बजे तैयार होकर रहना और आकर देखता कि तैयार हो रही है तो बिगड़ पड़ता इस बात पर, रमा तुम्हें टाइम का बिल्कुल सेंस नहीं है। कभी घर पर खाना होता तो कोई कसर रह जाती तो रात में बड़े संभल कर कहता, मैं ये नहीं कहता कि तुम खाना बनाओ, 3 नौकर तुम्हारे पास में हैं, पर जरा सा देखभाल लिया करो। ऐसे मौकों पर रमा कुछ न कहती। उसी दिन कॉलेज में रमा को एक पेपर पढ़ना था। उसने खुद ही ऑफर किया था। सोचा था इसी बहाने एक टॉपिक तैयार हो जाएगा, पर बिल्कुल भी तैयार नहीं कर पाई। रात में लेटी तो रोना आ गया। मुझसे यह सब नहीं निपटा। लौटकर बिना कपड़े बदले ही कटे पेड़ की तरह पलंग पर गिरकर उसने कहा, क्या नहीं निपटा? यह रवैया मेरे बस का नहीं है। कितनी गिल्ट फील करती हूँ। बिना तैयारी किए पढ़ाना, लगता है लड़कियों को चीट कर रही हूँ। 2 घंटे का समय भी मुझे अपने लिए नहीं मिल पाता है। कुंदन सोच रहा था रात में रमा के साथ वह एक एक कमरे को अरेंज करने की योजना बनाएगा। कलर स्कीम के लिए उसने जेनसन्स निकलसन्स वालों से बात की थी। रमा की बात सुनी तो चुप रह गया। बंटी की रिपोर्ट देखी? हमेशा फर्स्ट आया करता था, इस बार 7th आया है। बगल में लेटकर रमा को अपनी ओर खींचते हुए कुंदन ने बहुत प्यार भरे लहजे में कहा, तो तुम उसे पढ़ाया करो। कब पढ़ाया करूं, तुम ही बताओ। शाम को 5 से 7 बजे का जो समय मिलता है उसमें वह खेलने जाता है, तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं। बालों में हाथ फेरते हुए कुंदन ने बहुत ही मुलायम स्वर में पूछा, कल मुझे पेपर पढ़ना है। 15 दिन पहले टॉपिक मिला था, एक लाइन भी नहीं लिखी। अब कोई झूठा बहाना ही तो बनाना पड़ेगा। कुंदन की उंगलियां बालों पर से उतरकर गालों पर फिसलने लगी। 10 साल पूरे हुए। 6-8 महीने में अपनी थीसिस सबमिट कर देती तो मेरा सिलेक्शन ग्रेड में आना निश्चित ही था। अब ऐसी हालत रही तो। और रमा रो पड़ी। दूर कहीं कुंदन के कानों में डॉक्टर फिशर के शब्द गूंज रहे थे, जनवरी में जर्मनी से डायरेक्टर आने वाले हैं, हमें यहाँ का सारा काम दिखाना होगा। एक नया प्लांट बिठाने की भी योजना है, उसके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबल लोगों की जरूरत होगी। सम स्मार्ट यंग मैन, बिजनेस में सोशल कॉन्टेक्ट्स पे रहते हैं। यू विल हैव टू बी वेरी सोशल। कुंदन को इन बातों में हमेशा अपने लिए कुछ संकेत, कुछ आश्वासन मिलते। लकीली योर वाइफ, तुम मुझे छोड़ जाया करो, कोई जरूरी नहीं कि मैं हर दिन तुम्हारे साथ जाया करूं। कुंदन कुछ देर यूं ही उसे सहलाता रहा, फिर एकाएक उसे बाहों में भरता सा बोला, तुम्हें छोड़कर आज तक मैं कहीं गया हूं या जा सकता हूं? ऑफिस के अलावा हमेशा हम साथ साथ जाते हैं। तुम तो जानती हो कि तुम्हारे बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। रमा खुद इस बात को जानती है, उनका विवाहित जीवन दोस्तों के बीच ईर्ष्या और प्रशंसा का विषय रहा है। समझ नहीं पाई क्या कहे। जब तक वह सो नहीं गई, कुंदन उसे प्यार से थपथपाता रहा था। मेम साहब, पराठे अभी बनेंगे? चौंकते हुए रमा ने पूछा, फिर बोली, नहीं नहीं, 11:30 बजे बनाना है, 1 बजे हम कॉलेज जाएंगे आज। इतने में एक चक्कर बाजार का लगा आऊं और सोफे का कपड़ा लाकर दे दूं। उसने एक बार भीतर जाकर मिस्त्रियों को याद दिला दिया कि आज पॉलिश हर हालत में खत्म हो जानी चाहिए। फिर अपनी डायरी देखी, बाजार से क्या क्या सामान लाना है। कपड़े बदलने अंदर गई तो देखा
नौकर ने रैक से सारी किताबें निकाल कर रखी थीं और पोंछकर जमा कर रहा था। इनमें से एक किताब भी उसने नहीं पढ़ी थी। कुछ पर तो अभी तक अपना नाम भी नहीं लिखा था। कुंदन ने भी जोश में आकर एक दिन इतनी ढेर सारी किताबें खरीदकर सामने रख दी थीं। बात शुरू दूसरे स्तर पर हुई थी। कुंदन ऑफिस से लौटा ही था कि बिना किसी प्रसंग के रमा ने कहा, मैं कॉलेज छोड़ दूंगी। इस तरह काम करने से अच्छा है कि ना किया जाए। स्वर में ना तलखी थी ना शिकायत। बड़े सहज स्वर में उसने कहा था। कुंदन देखता रहा। यही वाक्य था जिसे अनेक बार अनेक तरह से मन ही मन में दोहराया था, पर कहने का मौका नहीं मिला था। अब तो उसे यह और भी जरूरी लग रहा था, क्योंकि जनवरी तक उसे अपना सारा घर डेकोरेट करना था ओरिएंटल स्टाइल पर। फिर भी उसने पूछा, क्यों, क्या बात हो गई? कुछ नहीं। कुंदन को इस समय और बात खींचना अच्छा नहीं लगा। चाय का प्याला हाथ में लिए वह लॉन में निकल गया। कैक्टस की सारी वैरायटी ला सकता था, जितनी लानी थी लाकर फाटक के दोनों ओर बड़ी खूबसूरती से लगवाई थी। पर लॉन से अभी भी वह संतुष्ट नहीं था। चाहता था लॉन पर्शियन कारपेट में बदल जाए। रात में फिर वही प्रसंग चला। कुंदन उससे बचना भी चाहता और जानना भी चाहता कि रमा ने सचमुच ही यह निर्णय लिया है या केवल कुंदन पर अपना आक्रोश प्रकट किया है। पर रमा ने केवल इतना ही कहा, जब निभता नहीं तो क्या फायदा, कल इस्तीफा दे दूंगी। स्वर के भीगेपन ने कुंदन को भी कहीं से छुआ जरूर। फिर भी सारी बात को एक हल्के मजाक में बदलने के लहजे से उसने कहा, छोड़ो, चलो कोई बात नहीं। वैसे भी क्या रखा है एशियंट हिस्ट्री पढ़ाने में? चोल वंश, चेदी वंश के बारे में न भी जानेंगे तो कौन सा हमारी जिंदगी बेकार हो जाएगी। रमा चुप रही। इससे तो तुम खूब किताबें पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो, कुछ छुटपुट क्लासेस अटेंड कर लो, बंटी को पढ़ाओ, दुनिया भर के बच्चों को पढ़ाओ और अपना बच्चा निग्लेक्ट। रमा फिर भी चुप रही। कुंदन उस चुप्पी पर खींच गया। फिर भी अपने स्वर को भरसक संयत बनाकर बोला, तुम्हें शायद लग रहा है कि मेरी वजह से, नई नौकरी की वजह से तुम्हें अपना काम छोड़ना पड़ रहा है। पर यह तो सोचो, मुझे इस नौकरी में क्या दिलचस्पी है? तुम्हारे लिए और बंटी के लिए ही तो कर रहा हूं। मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मैंने तो यही सोचा था कि आखिर मेरे मन के संतोष के लिए क्या होगा। मेरा मन तुम्हारा संतोष नहीं है, मेरी तरक्की तुम्हारी तरक्की नहीं है। है, क्यों नहीं? मेरा यह मतलब नहीं था। 10 साल से काम कर रही हूं, छोड़ दूंगी तो मेरा मन कैसे लगेगा? मैं तो सोचता हूं यह सब सोचने का तुम्हें समय ही नहीं मिलेगा। और शाम को उसने 3 बंडल किताबें लाकर सामने रख दी थी। और सचमुच उसके बाद उसे यह सब सोचने का समय ही कब मिला? आज भी मिसेस बर्मन के टेलीफोन ने ही उसे कॉलेज की याद दिलाई, वरना वह तो भूल ही गई थी। सारे दिन गाड़ी में घूम घूम कर उसने घर का सामान खरीदा। पर्दों के लिए उसने लून वालों से यह तय किया कि 40 गज कपड़ा लाकर उस डिजाइन को नष्ट कर देंगे, जिससे वैसे पर्दे कहीं और देखने को ना मिले। डिजाइन भी उसने खुद ही पसंद करके बनवाई थी। राजस्थान की किसी रियासत का बहुत सा सामान नीलाम हुआ था। कितने दिनों तक वह वहां जा जाकर बैठी थी। पुरानी पेंटिंग्स, झाड़ फनूस और भी सजावट की छोटी मोटी चीजें उसने खरीदी थी। आज दरवाजे का पॉलिश समाप्त हो जाएगा तो सारा सामान जमाना है। डायरेक्टर मुंबई आ गए हैं, अगले सप्ताह यहां तक आ जाएंगे। तब तक वह सब जमा कर लेगी। इंटीरियर डेकोरेटर्स वालों के यहाँ से एक आदमी बराबर आता रहता है। तभी उसे फोन का ख्याल आया। लाइन बिजी थी। वह बाहर जाने के लिए निकल ही रही थी कि टेलीफोन की घंटी बजती है। रमा ने रिसीवर उठाकर अपना नंबर बोला। ओह, मैं सोच रहा था कि तुम मार्केट के लिए कहीं निकल तो नहीं गई। बस निकल ही रही थी। तो सुनो, लंच पर मेरे साथ एक साहब होंगे, यही के हैं, बहुत फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, बस जरा सा देख लेना। डेकोरेटर को फोन किया तुमने? हाँ किया था, पर लाइन बिजी थी, लौटकर फिर करूंगी। ओके, कहकर उसने फोन काट दिया। रसोई में जाकर रमा ने कहा, थोड़ी सब्जियां उबालकर उन उबले हुए आलूओं में मिला दो, पराठे नहीं बनेंगे, वेजिटेबल कटलेट बना देना। फिर उसने फ्रिज खोलकर देखा, सब कुछ था। जब वह कॉलेज जाती थी तो कुंदन का लंच ऑफिस जाता था, पर आजकल वह घर पर लंच करने के लिए आता है। 1 तारीख लंच के लिए कुंदन आया।
जब भी वह घर आता एक बार सारे घर का चक्कर लगाता, नई साज सज्जा को हर एंगल से देखता और उसके चेहरे पर एक संतोषमय गर्वयुक्त उल्लास चमकने लगता। कभी कभी इसी उल्लास में रमा को बाह में भरता हुआ कहता, यू आर रियली वंडरफुल। यूं खुले में चूमने की मर्यादा वह तोड़ तो नहीं पाया था, उसी से केवल उसे दबाकर छोड़ देता। पूरा चक्कर लगाकर बोला, आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। क्यों? कलफ लगा नैपकिन फड़फड़ाता हुआ उसकी गोद में फैल गया। अब कोई आए मुझे चिंता नहीं, 5 तारीख को डायरेक्टर आ रहे हैं। मैं इस बार एक बड़ी पार्टी घर पर करूंगा। रमा खाती भी जा रही थी और उसकी प्लेट का ध्यान भी रख रही थी। जो चीज खत्म होती रख देती। बस यार, वो रौब पटकता है कि डायरेक्टर की नजरों में जम जाऊं। एक बार ये लोग इम्प्रेस हो जाएं तो रास्ता साफ है। डॉक्टर फिशर तो जब भी कोई मौका आएगा मेरे फेवर में ही राय देंगे। रमा कुंदन के बच्चों जैसे पुलकमय आवेश पर मंद मंद मुस्कुराती रही। मेम साहब आपका फोन है। किसका है? बोलो बाद में करे। मेम साहब इस समय लंच कर रही हैं। कुंदन इस समय रमा को वह सारी बातें सुनाना चाहता था जो आज उसके और फिशर के बीच में हुई थीं। कितने स्पष्ट थे सारे संकेत, फिर भी वह अपने अनुमानों का रमा से समर्थन करा लेना चाहता था। कॉलेज से मिसेस बर्मन का है। बेरा लौटने लगा। अरे ठहरो। और रमा एकदम खड़ी सी हो गई। बातें शुरू हुई तो वह भूल गई कि कुंदन खाने की मेज पर बैठा है और वह खाना छोड़कर बीच में आई है। अरे आओ ना, क्या कर रही हो तुम औरतों का भी बस एक बार चरखा चल जाए तो खत्म ही नहीं होता। रमा लौट ही रही थी। चरखा क्या? कोई इतने अपनेपन से बुलाता है तो ठीक से बात भी ना करूं? यह भी कोई बात हुई भला? अच्छा अच्छा, अपना खाना खत्म करो। तुम्हारा हो गया तो तुम उठो। नहीं नहीं, ऐसे कैसे उठ सकता हूं भला? खाने के बाद कॉफी लेकर इजी चेयर पर आराम करते हुए कुंदन ने सिगरेट सुलगा दी और गोल गोल छल्लों के रूप में धुआं उगलता रहा। फिर रोज की तरह 5 मिनट के लिए आंख मूंद ली। रमा अखबार पलटने लगी। अब चलें? झटके झटके से कुंदन उठ खड़ा हुआ। कोट उठाया तो तनख्वाह की याद आई। भीतर की जेब से नोट के 2 बंडल निकाले, एक बड़ा दूसरा छोटा। अरे यह क्या, तनख्वाह ले आए? क्या आज पहली तारीख हो गई? रमा को आजकल तारीख और दिनों का कुछ ख्याल ही नहीं रहता। ये आया बेरा और खानसामों के हैं 80 80 और 100। छोटा बंडल बढ़ाते हुए कुंदन ने कहा। रमा ने बंडल ले लिया। और यह है तुम्हारा। फिर जरा सा झुककर बोला, अब जो मुनासिब समझो। इस गुलाम को पान सिगरेट के लिए दे देना। और हंस पड़ा। रमा भी मुस्कुरा दी। बाय बाय। और लाल बजरी की सड़क पर तैरती हुई कुंदन की कार रमा को वहीं छोड़कर आगे चली गई। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई हो। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।